हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली वीडियो में भाषा विचार के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में पढ़ा था। आज सीबीएसई एक्सप्लोजन की तरफ से मेरी ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्ण विचार के बारे में। यानी कि आपको स्वरों और व्यंजनों दोनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वरों और व्यंजनों की जानकारी आपको नहीं हुई तो हम ना तो आगे संधि कर पाएंगे, ना समास कर पाएंगे, ना उपसर्ग और प्रत्यय कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वर्ण विचार। आप सबको पता ही होगा कि भाषा में मुख्य स्थान किसका होता है? हमारी आवाज़ का, हमारी ध्वनि का। तो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा का आप हमेशा प्रयोग बोलने में तो नहीं करेंगे। अपने आने वाली अगली पीढ़ी को अगर कोई संदेश पहुंचाना है तो वो लिखित रूप में संजो के रखोगे आप, तभी तो आप उनको दिखा पाओगे कि हमने 2021 में ये काम किया था। राइट, इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? भाषा का प्रयोग लिखित रूप में होने की। भाषा की बच्चों वो छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कोई आपसे पूछे क्या होता है, आपका सीधा एक ही जवाब होना चाहिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। आप ही बताइए, बड़े आके टुकड़े कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप ही बताइए, म है, क है, च है, इसके और टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। राइट, चलिए वर्ण विचार के बाद हम आगे बढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। आपको पता है वर्णमाला क्या होती है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वर्णमाला वो होती है जिसमें वर्णों का एक व्यवस्थित रूप होता है, यानी कि सिस्टेमैटिक ऑर्डर। यानी कि आप क के बाद ख ही लिखेंगे, क के बाद प नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जब आप लिखते हैं तो क्या ए बी सी डी ई एफ के बाद एक्स वाई जेड लिखते हैं? नहीं लिखते हैं ना। तो एक सिस्टेमैटिक ऑर्डर में आपको वर्णों को लिखना है, उसके लिए वर्णमाला की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को स्थापित करता है। राइट, उसके बाद आपको बता दूं, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर बच्चों वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे मेरा नाम है आशिमा, आशिमा का बड़ा आ बोलने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर की या किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन शी में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? श प्लस ई की, क्योंकि शी आवाज़ आ रही है। राइट, उसी तरह माँ में म प्लस बड़े आ की मात्रा, तो आशी माँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें जिन वर्णों के बोलने में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो होता है स्वर। स्वर होते हैं तीन तरह के बच्चों। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और याद रखिएगा, हिंदी में 4 ही ह्रस्व स्वर हैं, अ ई उ ऋषि, यानी कि छोटे अ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, छोटे उ की मात्रा और ऋषि की मात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दुगना समय लगता है। और ह्रस्व स्वर को याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं। फिर भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है? हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ऊपर आई बटन दिया गया है, उस आई बटन को क्लिक कीजिए, आप सीधा हिंदी लर्निंग चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ वर्ण विचार की वीडियो चाहे आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में देखिए, चाहे क्लास 8 की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएगी डिटेल जानकारी विद एग्जाम्पल्स। मैंने आपको उसमें समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे होते हैं बच्चों जिनके उच्चारण में हमें कितना समय लगता है? डबल टाइम। कहाँ से? ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर तो 4 हो गए, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, 5 + 2 यानी कि 7। इट मीन्स जितने भी बाकी बच गए वो कौन कौन से बच गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे जो बच गए, सॉरी छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सारे जो हैं मिलकर दीर्घ स्वर 7 होते हैं।
तो 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं 4, याद रखिएगा। इसके अलावा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर के बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बेटा आजकल हिंदी में तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में इसका अभी भी यूज़ होता है। तो प्लुत स्वर की पहचान यही है, इसे हम इंग्लिश के एस अल्फ़ाबेट की तरह लिखते हैं, या फिर हिंदी के 3, हिंदी का जो अंक होता है ना 3, उसको जिस तरह लिखते हैं वैसे ही प्लुत स्वर को लिखा जाता है। और प्लुत स्वर बेटा वो होता है जिसके उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगता है। ओके, तो 3 गुना समय जिसके उच्चारण में लगेगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ओम, तो ओम में ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रही है, तो ये प्लुत स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा स्वर, यानी कि 3 तरह के मैंने आपको समझा दिए, कितनी गिनती है वो बता दिया। अब आते हैं बारी व्यंजन वर्ण की। जी हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे होते हैं व्यंजन। जैसे आपको मैं बता दूं, हिंदी में टोटल 33 व्यंजन हैं और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं बच्चों? 11, याद रखिएगा 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं हमारे। तो जो 33 व्यंजन है उसमें भी आपको जानकारी दे दूं कि बेटा इसमें भी स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, एक चार्ट दिखा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, मानक देवनागरी वर्णमाला, सबसे ऊपर बेटा आपको स्वर दिए गए हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन कर ली। उसके नीचे अनुस्वार दिया है जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। उसके नीचे व्यंजन दिए हैं, यानी कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो हर एक शरीर के भाग को टच करते हुए वो बोले जाते हैं, यानी कि क का जितना भी उच्चारण है क वाले वर्ग का, क ख ग ग ण, च श झ झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध ण और च प फ ब भ म, ये सारे जितने भी हैं ना क से लेकर म तक, याद रखिएगा ये स्पर्श व्यंजन है और टोटल इनकी गिनती जो है वो 25 होती है, क्योंकि हर वर्ग में 5 व्यंजन है और 5 ही वर्ग है, कवर्ग च्वर्ग त्वर्ग त्वरग पवर्ग, तो 5 × 5 यानी कि हो गए 25। तो याद रखना स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, प फ ब भ म। ओके, तो क से लेके म तक टोटल आपके पास 25 स्पर्श व्यंजन है, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। और आपको इन व्यंजनों की प्रैक्टिस लिखकर करनी है कॉपी पे, ऐसे नहीं। ओके, उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन याद रखना है, ये 4 ही होते हैं बच्चों, य र ल व। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन याद रखना श श स ह। ऊष्म व्यंजन की पहचान याद रखने के लिए ऊष्म का जो श है ना उसी से याद रखना, श वाले जितने भी अल्फाबेट आएंगे वो सारे ऊष्म व्यंजन में आएंगे, श श स ह, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। जी हाँ, जब 2 स्वर रहित व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन को बनाते हैं तब वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कश त्र ज्ञ श्री, यानी कि कश, कश देखिए किससे मिलकर बना है? जो आप कक्षा वाला श लिखते हो वो किससे मिलकर बनता है? क प्लस श प्लस अ से। क के नीचे भी हलंत, श के नीचे भी हलंत और अ। स्वरों के नीचे कभी भी हलंत नहीं लगते हैं बच्चों, व्यंजनों के नीचे कभी भी बिना हलंत के नहीं लिखते हैं बच्चों, क्योंकि वो वर्ड जो है अधूरा रहता है। ठीक है, त्र कैसे बनता है बच्चों? छात्र लिखते हो तो उसमें जो त्र आता है वो कैसे बनता है? आप साउंड के पीछे पीछे चला करो। त्र है तो त प्लस र प्लस अ, वो त्र बन गया। उसके बाद आता है यज्ञ, तो जो ज्ञ है ज्ञानी वाला वो कैसे बनता है? य प्लस अ, यानी कि ज जहाज वाला, य प्लस अ, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ज्ञ ज्ञानी वाला बनता है। उसके बाद श्रीमान वाला, वो किससे बनेगा? श प्लस र प्लस अ से। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं द्वित्व। उससे द्वित्व व्यंजन से पहले भी मैं आपको संयुक्त अक्षर बता दूं। संयुक्त अक्षर की पहचान यही होती है, इसमें एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा होता है। जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, वो सेम नहीं होंगे, सेम हो गए तो वो द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त अक्षर में आधा अक्षर कोई और होगा यानी कि कोई और व्यंजन, और दूसरा अक्षर कोई और होगा यानी कि दूसरा। एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। न प्लस य, अन्य बनाने के लिए आधा न और य। ओके, उसी तरह और भी एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं बेटा? जब 2 समान एक जैसे स्वर रहित व्यंजन मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आधा च और पूरा च,
ये दोनों जब मिल जाएंगे, द्वित्व व्यंजन, रेपिटिशन जब हो जाएगा, इनका रिपीट होंगे जब ये वर्ड्स, एक ही अल्फाबेट होगा, एक बार आधा आएगा, एक बार पूरा आएगा, तब वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। बच्चा लिखते हैं, पक्का लिखते हैं, कच्चा लिखते हैं, बस ये होते द्वित्व व्यंजन की पहचान। आगे आ जाइए बेटा, अयोगवा। अयोगवा जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है हिंदी वर्णमाला में अंग और अविसर्ग का क्या काम है, तो आपको बाकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो अ के ऊपर जो बिंदी है या अ के साथ जो विसर्ग की मात्रा है वो अयोगवा कहलाती है। याद रखिएगा, दोनों नासी के वर्ण होते हैं, नासिका से निकलते हैं। अंग की जो मात्रा है, यानी कि अ के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे मैं वर्ड बोल रही हूँ संत, आपको मैंने सामने पिक्चर भी दे दी है संत की, उसके ऊपर जो बिंदी लगी है वो अनुस्वार है। उसके बाद अ के साथ विसर्ग की मात्रा का एग्जाम्पल देना है, मैंने प्रातः काल का एग्जाम्पल दिया। या फिर संस्कृत की आपकी विभक्तियां होती है, राम है, रामो, राम, हाँ, तो राम के साथ जो विसर्ग लगता है वो विसर्ग की मात्रा होती है। इतनी पहचान आपको होगी जरूर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक। बच्चों अनुस्वार मैंने आपको सिखा दिया, जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है, यानी कि संत। अब आ गया अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु कहाँ लगा होता है। जी हाँ, चंद्र बिंदु की पहचान, जैसे चांद लिखते हो, जैसे आप लिखते हो अंगूठी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो चंद्र बिंदु की पहचान ही अनुनासिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आगत ध्वनियों की तरफ। जी हाँ, ये भी आगत स्वर ही होते हैं। आगत स्वर कौन से होते हैं बच्चों? हिंदी भाषा में तो बहुत सारी भाषाओं के वर्ड्स मिक्सअप होके आ जाते हैं, तो हिंदी भाषा में कुछ आगत ध्वनियाँ इस प्रकार प्रचलित हो गई जिसे आज हिंदी से अलग माना ही नहीं जाता है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स आ गए, जैसे ट्रॉफी है, टॉफी है, डॉक्टर है, ये सारे वर्ड्स, बॉल है, डॉल है, हॉल है, ये सारे वर्ड्स जब लिखे जाते हैं ना, तो ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगता है, उसमें बिंदु कभी नहीं लगाना, अर्ध चंद्राकार मात्रा बनानी है। और क, ख, ग, ज और फ, इन सब के नीचे जब बिंदी आती है वो सब आगत ध्वनियां कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। र के विभिन्न रूप सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को रेफ की मात्रा ही पता नहीं होती। रेफ की मात्रा कौन सी, अगर किसी बच्चे से हम पूछ ले रेफ की मात्रा कौन सी है बच्चों, तो बहुत कम बच्चों को इसका ज्ञान होता है। तो याद रखिएगा, जो धर्म, कर्म, गर्व के ऊपर र की मात्रा लगी होती है वो रेफ की मात्रा कहलाती है। इसके अलावा एक अलग से जानकारी दे दूं, शिरोरेखा क्या होती है? जिस लाइन पर आप लिखते चले जाते हैं वो शिरोरेखा कहलाती है। कई बच्चे तो लाइन के नीचे लिखते हैं और कई बच्चे लाइन के अंदर लिखना शुरू करते हैं, कभी ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों, हमेशा शिरोरेखा के ऊपर ही लिखा जाता है। र से पहले अगर कोई स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो र जो है उसके पैर में लग जाता है। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं प्रकार, तो प, उसके र, जो र है वो प के पैर में आ जाता है, पदेन की मात्रा बन जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्वर की मात्राएं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। जब तक आपको स्वरों की मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आगे शब्द नहीं बना पाएंगे। तो घर पे आपको प्रैक्टिस यही करनी है। मेरा एक तरह का टेस्ट यही है कि आप एक मात्रा से 10-10 शब्द बनाकर देखें। कोई स्पेशल आपको टेस्ट नहीं दूंगी मैं, लेकिन आपको क्या करना है, जितना भी मैं आपको समझाती हूँ उसके बेस पर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है हर एक वर्ड की। यानी कि स्वरों की मात्राओं में सिर्फ इतना सीखना है कि जितने भी स्वर हैं उन सब की मात्राओं के आगे 10-10 शब्द आपको बना के देखने हैं, आपको बनाने आते हैं या नहीं आते। ओके, यस, एंड द लास्ट टॉपिक इन माई वीडियो ऑफ वर्ण विचार इज वर्ण विच्छेद। आपको पता है वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण संयोग क्या होता है? वर्णों को एक साथ जोड़ के लिखना, वो वर्ण संयोग कहलाता है। तो वर्ण विच्छेद में सबसे ज़रूरी बात तो ये है बच्चों, आपको साउंड का ध्यान रखना है, ध्वनि का ध्यान रखना है। और पहला एग्जाम्पल है मेरा ट्रक। ट्रक में जैसे आवाज़ निकल रही है वैसे ही अल्फ़ाबेट तोड़ने हैं। याद रखिएगा, बच्चों को तोड़ने नहीं आते हैं। देखिए ट्रक में आपको कैसे तोड़ना है। ट्र, पहले तो ट्र की आवाज आ रही है, ट प्लस र प्लस अ हो गया पूरा। उसके बाद क, तो क प्लस अ, तो बन गया ट्रक। ठीक है, इसी तरह अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ पुष्पित। पहले तो पू की आवाज आ रही है, प प्लस उ, और फिर आ गया आधा श। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आधे श में,
तो कोई भी वर्ण जो आपको आधा दिया जाता है उसको आपने क्या कर लेना है, अपने आप पूरा कर लेना है। पूरा कैसे करेंगे, उस अल्फाबेट के नीचे आपको हलंत लगा देना है, ठीक है। तो प प्लस उ प्लस श। अब श के साथ बेटा क्या था, श के साथ ना ई की मात्रा थी, तो आपको श के साथ छोटी ई की मात्रा लगानी है, बीच में ये प नहीं आएगा। ओके। पुष्पित, आपको कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको साउंड के अकॉर्डिंग चलना है। साउंड क्या कह रहा है, पुश, तो पहले पुश कर लिया, प प्लस उ प्लस श। फिर पित, प प्लस ई प्लस त प्लस अ, क्योंकि त में आवाज आ रही है त प्लस अ की। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन। जल्दी मिलते हैं आपको संधि की वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।